इस एपिसोड के स्टार्टिंग में वो बीस्ट उसकी ओर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, लेकिन मुरोंग अपने व्हिप को निकाल करके उस बीस्ट को एक घुमाकर मारती है, जिसके कारण कि वो बीस्ट वहीं पर मर जाता है। हमारा सीन फिर शिफ्ट होकर दूसरी ओर जाता है, जहाँ पर कियान का बीस्ट युवांशु पर अटैक कर देता है और कियान के सामने भी युवांशु और बाकियों के जैसे दिखने वाले क्लोन होते हैं और वो सोचते इन क्लोन्स का पावर असली वाले का 90% जितना होगा। इसके बाद वो अपने ईगल वाले बीस्ट को बुला करके सावहेंग और मुरोंग पर अटैक कर देती है, जिसके कारण कि वो तीनों के तीनों क्लोन वहीं पर मर जाते हैं। कियान बोलते ये सब उतना बुरा भी नहीं था, इनमें बस थोड़ा सा दिमाग था। फिर वो सावहेंग के क्लोन के पास जाती है और वो उसे देखकर गुस्से में बोलती है, यहाँ तक कि तुम डुप्लीकेट हो पर भी मुझे तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। यूनिवर्सल बीस्ट इसके मेन पार्ट को काट दो। वो बीस्ट उसकी बातों को सुनकर उसके मेन पार्ट को काट देता है। उसी फ्लोर में दूसरे वाले रूम में सावहेंग दूसरे क्लोन्स को मारकर बोलता है ये क्लोन ये उतने भी ज्यादा बुरे नहीं थे, और वो युवांशु के क्लोन के पास जाकर बोलता है यहाँ तक कि मैंने अपने आधी से ज्यादा मेमोरी को भुला दिया है, पर मुझे ये बात अभी भी याद है कि तुमने मेरे ट्रेजर ब्लेड को चुरा करके बेच दिया था। मुझे इसमें कोई भी बुरा नहीं लगेगा अगर मैं तुम्हें और भी कई बार तलवारों से मारता हूँ तो। तभी उसका ध्यान कियान की तरफ जाता है और वो सोचता है पता नहीं क्यों जब भी मैं इसकी ओर देखता हूँ मुझे अजीब सी फीलिंग होने लगता है, वो भी मेरे मेन पार्ट में, और ये मुझे बहुत ज्यादा डरा रहा है। हमारा सीन फिर शिफ्ट होकर उसी फ्लोर में वुडी पर जाता है, जो कि एक क्लोन पर अटैक करता है। युवांशु भी कियान और मुरोंग के क्लोन के ऊपर हमला करता है और उनको मारकर बोलता है किस्मत से यार मेरे साथ वुडी और बिनी है, मैंने फाइनली इन इम्पोस्टर्स को हरा दिया। यहाँ तक कि 16 फ्लोर भी इतना ज्यादा खतरनाक है तो 70 फ्लोर में पता नहीं क्या ही होगा। बिनी एक क्लोन के ऊपर चलते हुए बोलता है अरे यार इसमें चलने में तो मजा आ रहा है, ये कितना बाउंस कर रहा है। तभी युवांशु बिनी से बोलता है यहाँ पर बकवास करना बंद करो और चलो अभी 17 फ्लोर में। इसके बाद वे लोग 17 फ्लोर में आ जाते हैं। युवांशु सामने की तरफ देखते हुए बोलता है लगता है वहाँ पर कोई है, इसे पीछे से देखने पे तो ये बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है और ये फेमिलियर भी है। मुरोंग उसकी ओर देखते हुए बोलती है तुम वापस से मेरे से मिल गए। युवांशु तभी मैड गॉड से बोलता है मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ कि तुम मुरोंग के ऊपर से चले जाओ। मैड गॉड बोलता है इसे बचाने के लिए तुम्हें मुझे मारना होगा, क्या तुम ये कर सकते हो? तभी युवांशु बोलता है क्या तुम दोनों को फ्यूज करने का और कोई रास्ता नहीं है? मैड गॉड बोलती है अगर हम दोनों एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं तो इससे एक नए पर्सनैलिटी का जन्म होगा। ऐसा हो सकता है कि वो पर्सनैलिटी ना ही मैं होंगे और ना ही मुरोंग। क्या तुम सच में ऐसा ही चाहते हो? युवांशु बोलता है तुम्हें दबा कर रखने से अच्छा तो तुम दोनों पर्सनैलिटी को फ्यूज करना ही अच्छा होगा। मैड गॉड तभी हंसते हुए बोलते हैं तुम्हें बस मेरे बॉडी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, अगर तुम्हें मेरी बॉडी चाहिए तो मैं इसे तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। और वो उसके करीब बढ़ने लगती है। तभी युवांशु बोलते तुम ये क्या कर रही हो? मुरोंग बोलती है चिंता मत करो, तुम यही तो चाहते हो ना। युवांशु तभी एकदम से बोलता है नहीं कुछ तो गलत है, तुम मैड गॉड नहीं हो। इसकी बातों को सुनकर मैड गॉड बोलती है तुम भी युवांशु नहीं हो, तुम फ्लोर 16 में मिले क्लोन की तरह ही एक क्लोन हो। युवांशु तभी सोचते हुए बोलता है फ्लोर 16 में जो भी क्लोन थे उनके पास बस हमारी तरह फाइटिंग स्किल थी, उनके पास हमारा कोई भी ओरिजिनल बॉडी की मेमोरी नहीं थी। मुरोंग अपने हंटर को निकालते हुए बोलती है मेरे से ट्रिक खेलना बंद करो, जबकि तुम एक क्लोन हो मैं तुम्हें मार डालूंगी। युवांशु बोलता है नहीं मैं रियल हूँ और तुम फेक हो। वुडी बिनी चलो इसे मारते हैं। लेकिन जब वो अपने आसपास देखता है वहाँ पर वुडी और बिनी नहीं होते। फिर वो बोलता है तुम दोनों कहाँ चले गए? क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि ये असली वाली हो और मैं नकली? तभी मैड गॉड यानी कि मुरोंग उसकी ओर अटैक करने के लिए अपने हंटर को निकाल लेती है। युवांशु भी उसे ऐसा करते देखता है और वो उसकी तरफ अपने पाम से अटैक करता है, साथ ही वो अपने 2 उंगलियों से कॉपर कोइन को भी पकड़ता है। मुरोंग युवांशु के अटैक के कारण जख्मी होकर पीछे हो जाती है और वो बोलती है तुमने मुझे बहुत जख्मी कर दिया। तभी युवांशु उसे देखकर बोलता है मुरोंग तुम रिकवर होगी, तुम वापस से आ गई, क्या तुम ठीक हो? चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। मुरोंग एक अजीब से नजर से उसे देखते हुए बोलता हाँ मैं ठीक हूँ, और वो एकदम से चाकू निकाल कर युवांशु की तरफ हमला करते हुए बोलती है लकीली तुमने मुझ पर अटैक करना बंद कर दिया और मुझे अटैक करने का एक बढ़िया मौका दिया, अब तुम मरो। युवांशु तभी उसके सर में अपने फिंगर से एक मारता है, फिर वो उसके सर में और भी ज्यादा अपने फिंगर से मारते हुए बोलता है क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं तुम्हारे इस नाटक में विश्वास कर लूंगा? अब मेरे फिंगर के पावर को चखो। मुरोंग बोलते बस बहुत हुआ, अब इसे जल्दी खत्म करो। युवांशु बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ और नहीं खेलूंगा, मैं बस अभी के लिए तुम्हें जाने देता हूँ। और मुरोंग वहाँ से धूल बनकर गायब हो जाती है। बाहर रियलिटी में बिनी और पपेट एक अंडे जैसी चीज को देखते हुए बोलते हैं इसमें क्रैक आ रहा है, लगता है कि वो बाहर आने वाला है। तभी वहाँ से युवांशु निकलता है और वो सोचता है तो 17 फ्लोर एक इल्यूजन वाला रियल था। और बिनी उसे देखकर बोलता है युवांशु क्या तुम ठीक हो? मैंने सुना तुम जब इस क्रिस्टल बॉल के अंदर थे तब
तब तुम खुद से ही बातें कर रहे थे और तुम अपने फिंगर को यूज करके हवा में मार रहे थे। मैंने देखा ये सब बहुत गंदा लग रहा था। तभी युवांशु बीनी के गालों को खींचते हुए बोलता है, तुम कुत्ते कहेंगे, तुम्हें वही चीज दिखाई देता है जो कि तुम देखना चाहते हो। तुम्हें इसी कारण से मेरी हरकतें इतनी भद्दी दिखाई दी क्योंकि तुम अंदर से बहुत परवर्ट हो। युवांशु तभी अपने आप में खुश होते हुए बोलता है, यहाँ हम सारे के सारे जेंटलमैन हैं। हम बस एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंस को डिस्कस कर रहे हैं। हम एक दूसरे को कभी बदनाम नहीं करेंगे। और बीनी दर्द के मारे अभी भी अपने गालों को पकड़े रखा होता है। पीछे से वुडी बोलता है, मास्टर हमने 17 फ्लोर को क्लियर कर लिया, अब हम टॉप पर जाने वाले हैं। युवांशु बोलता, ओह ठीक है, अब हमें जाना पड़ेगा। अब हमारे हाथ सुवानु ऑर्डर आने वाला है, तो ये है उसका दरवाजा। वुडी बोलता है, हाँ यही है। ये दरवाजा बहुत चमक रहा है, लगता है इसके पीछे एक पूरी नई जगह होगी। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उस दरवाजे के पीछे किस तरह का खतरा हमारा इंतजार कर रहा होगा। युवांशु तभी बीनी को उठाता है और फिर वुडी के हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है, तो अंदर इतना ही ज्यादा खतरा है तो मैं तुम्हारे हाथों को पकड़ लेता हूँ, इससे हम एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। फिर वो तीनों उस दरवाजे के अंदर एंटर हो जाते हैं। हमें फिर टॉप फ्लोर का दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर आइटम होते हैं। तभी कोई बंदा बोलता है, वाह, तो ये है वो टॉप फ्लोर जो कि मैंने अफवाहों में सुना था। यहाँ पर तो और भी कई सारे इलाइट्स हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि पूरी दुनिया से मास्टर रैंक के मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर आए हैं। ये तो लगभग से पूरे के पूरे 100 होंगे। दूसरा कोई बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि यहाँ पर बस 100 मास्टर रैंक के मार्शल आर्टिस्ट होंगे इस सुवानु देश में? इस जगह पे बहुत सारे ऐसे भी मार्शल आर्टिस्ट हैं जो कि यहाँ पर नहीं आए और कुछ को तो इस बारे में पता ही नहीं। यहाँ पर कई सारे स्क्रॉल हैं जो कि हमने समय के साथ खो दिया था। और मैंने अफवाहों में ये भी सुना था कि यहाँ एक ऐसा वेपन है जो कि किसी भी चीज को काट सकता है। लेकिन यहाँ पर इस चीज के लिए कोई भी बंदा फाइट क्यों नहीं कर रहा? पीछे खड़ा दूसरा बंदा बोलता है, क्या तुम पागल हो? जरा वहाँ देखो, ये लोग भी तुम्हारे जैसे ही सोच रहे थे और ये सारे अब मर चुके हैं। कौन वहाँ जाकर मरने का हिम्मत करेगा भला? वो दोनों उन बंदों के लाशों से होकर गुजरने लगते। तभी एक बंदा ऊपर देखते हुए बोलता है, जरा वहाँ देखो, सुवानु ऑर्डर वहाँ पर है और ये एक टोकन जैसा होता है। सुवानु ऑर्डर ये एक चाबी है सुवानु के सीक्रेट प्लेस में जाने के लिए। उसी समय वहाँ पर युवांशु भी आता है और आसपास के लोगों को देखते हुए बोलता है, यहाँ पर तो पहले से ही इतने सारे लोग हैं। एक दूसरा बंदा बोलता है, सुवानु ऑर्डर को पाने के लिए तो अब भूल ही जाओ। मुझे लगता है कि मैक्सिम और बाकी इलाइट्स मरते दम तक सुवानु ऑर्डर के लिए एक दूसरे से फाइट करेंगे। दूसरा बंदा बोलता है, हाँ मैड गॉड, बेरहम ब्लेड और बाकी सारे इलाइट भी यहीं पर है। तुम्हें क्या लगता है कि इन सब में से कौन जीतेगा और इस सुवानु ऑर्डर को अपना बनाएगा? युवांशु सोचता है, लगता है सुवानु ऑर्डर को पाना इतना भी आसान नहीं होगा। उसे पाने के लिए इन सारे इलाइट्स को पीटना ही नहीं बल्कि अल्टर के आसपास के ट्रैप से भी सामना करना पड़ेगा और ये सारे ट्रैप बहुत ज्यादा ट्रिकी हैं यार। तभी पीछे से उसके कंधे में कोई हाथ लगाता है। युवांशु भी थोड़ा शौक हो जाता है। फिर वो एकदम से पीछे मुड़ते हुए बोलता है, कौन है? और ये मास्टर यांग होता है। युवांशु उसे देखकर बोलता है, फक, तुम हर जगह क्यों होते हो और तुम यहाँ तक कैसे आए? मास्टर यांग बोलता है, मैं भाग्य बताने वाला हूँ, जहाँ पर भी मेरा जरूरत होगा मैं वहीं पर होऊंगा। क्या तुम अपना भाग्य जानना चाहते हो? मैं इसके लिए तुमसे बस 10 गोल्ड कॉइन लूंगा। युवांशु उसकी तरफ तिरछी नजरों से देखते हुए बोलता है, दफा हो जाओ, अगर तुम 10 कॉपर कॉइन लोगे तो मैं कुछ सोचूंगा। मास्टर यांग उसे मना करते हुए बोलता है, तुम लड़के, क्या तुम्हें सच में लगा है कि मैं इस जगह पर 10 कॉपर कॉइन में तुम्हारे लिए तुम्हारा भाग्य बताऊंगा? तुमने मुझे क्या समझ कर रखा है? और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है।